डिसऑर्डर्स। ठीक, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? बी सेल डेफिशिएंसी। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फेगोसाइटिक डिस्फंक्शन। फेगोसाइटिक समझ तो आ गया होगा, फिर थोड़ा सा उसमें वीडियो जाके देख लेना, लेकिन आज इसको पढ़ेंगे, उसके फिर लास्ट में उसको भी थोड़ा सा डील करेंगे। जब जितना भी हमारा डेफिशिएंसी मतलब वो हो जाएगा डील इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिर हम लोग लास्ट में उसको क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे कि उसको आप लोग भूले थोड़ी हो करके, ठीक, ताकि हम लोग का जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग बी सेल डेफिशिएंसी। तो ठीक, इसमें देखते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट करो, ये देखो, ये क्या है? टी सेल है और ये बी सेल है, दो हमारे पास है। ये क्या है? इम्यूनोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स है उसके ये हमारे क्या है? एंटीबॉडी के एक पार्ट हमें बताया था उस टाइम फर्स्ट क्लास में। आईजी जी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई करके बताया था ना, वो हमारे यही है, बी सेल टी सेल, इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो आज पढ़ेंगे हम लोग बी सेल डेफिशिएंसी, तो सिर्फ इसके बारे में आज पढ़ना है। ये हमारे बी सेल, देखो स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखता है, दिख रहा है? और ये हमारे क्या है? माइक्रोफेगस, जो इसको खाने का काम करता है। फेगस में पढ़ाया था कल फेगोसाइटिक डिस्फंक्शन में, वैसे ही। ठीक, और ये हमारे क्या है? टी सेल। टी सेल इसको इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट करो, बी सेल डेफिशिएंसी। इसमें दिख रहा है बड़ा सा इमेज, जो पहले डील करा था वही है। ठीक, नेक्स्ट करो, देख करो एक बार। ये देखो, जो आईजीई आईजीएम बताया था ना, वो इसमें है हमारे, वही है जो हमारे 5 है ना, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, यही हमारे इम्यूनो जो एंटीबॉडी रहते हैं उसी के ये पार्ट है, एंटीबॉडी, यही हमारे मेन सोल्जर्स है। ठीक, नेक्स्ट तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जब भी लिखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, और क्या है? मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, और लास्ट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बी सेल डेफिशिएंसी। थोड़ा सा नोट डाउन करते जाना बुक में, ताकि आप लोग को भी समझ आए। ठीक, तो टॉपिक डाल देना, हेडिंग डाल देना, इंट्रोडक्शन ऑफ बी सेल डेफिशिएंसी। ये बी सेल डेफिशिएंसी होता क्या है? तो इसमें बोला है डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन ड्यू टू आइदर मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स, क्या है? इंट्रिंसिक टू बी सेल्स और ए फेलर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। इसके जो पहले हम लोग इमेज देखे थे उसमें बी सेल्स और टी सेल्स और एक फेगोसाइटिक का इमेज था। ठीक, उसमें क्या है? ये बी सेल्स की डेफिशिएंसी होता क्या है? इसमें जो बी सेल्स रहते हैं उससे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। ठीक, उसमें बी सेल्स और टी सेल्स जो कम्युनिकेशन होना रहता है, बी सेल्स टी सेल्स क्या है? किलर सेल है। किलर सेल्स मींस वो जो बाहर के फॉरिजन मटेरियल आते हैं, एंटीजन आते हैं, उसको बी सेल्स टी सेल्स क्या करते हैं? किल करते हैं, उसको मारने का काम कर रहे हैं। जो एंटीजन, जैसे एंटीजन में क्या आते हैं, मैं क्लास में पीछे बताया था क्या आते हैं एंटीजन में, क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आते हैं। ठीक, ध्यान देना, भूलना मत। एंटीजन किसको बोलते हैं, इसको भूलना मत भैया। ठीक, तभी बोलता हूं स्टार्टिंग बेस क्लियर रहना चाहिए। तो एंटीजन में क्या आते हैं? बैक्टीरिया हो गए, ठीक, वायरस हो गए, फंगस हो गए, जितने भी फॉरेजिंग मटेरियल ठीक आते हैं वो सब हमारे क्या है? एंटीजन। और एंटीबॉडी जो हमारे आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, ये सब है ना, वो सब है। ठीक, अब उसके आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बी सेल डेफिशिएंसी। इसमें है हमारे फर्स्ट डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है, एक फर्स्ट, ये सेकेंड। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? बी सेल डेफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ डिफरेंसेस ऑफ बी सेल्स इनटू मैच्योर बी सेल्स। ये जो बी सेल्स रहते हैं ये इमेच्योर रहते हैं। इमेच्योर मींस जैसे बेबी 9 मंथ में, इसका डिलीवरी टाइम क्या रहता है? 9 मंथ। ठीक, इससे पहले जो 7 मंथ से पहले, ठीक, इसे हम लोग 7 मंथ लिख सकते हैं। ठीक, 7 मंथ से पहले जो बेबी चाइल्ड बर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? इमेच्योर बेबी, है ना। इसकी इसी रिलेटेड इसमें चले जाते हैं, इमेच्योर बेबी। ठीक, क्योंकि 7 मंथ से पहले हो गया, अपने टाइम से पहले वो बर्थ आउट हो गया, है ना, तो उसको ये हो गए हमारे इमेच्योर। तो वैसे ही हमारे जो बी सेल है वो प्रॉपर से अपना फंक्शन नहीं कर पाता, प्रॉपर से उसके जो बॉडीज रहते हैं वो नहीं बन पाते, उसको बोलते हैं इमेच्योर बी सेल्स। ठीक,
वो मैच्योर बी सेल्स नहीं बना पाते, उसको बोलते हैं ये बी सेल्स और टी सेल्स को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक, ये फर्स्ट डेफिनेशन हुआ। अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, बी सेल डेफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ बी सेल्स इनटू प्लाज्मा सेल्स। क्या होता है डिफरेंसेस ऑफ द किससे, बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स के बीच, बी सेल्स और किसके बीच, प्लाज्मा सेल्स। क्या रहता है, डिफरेंशिएट। नोटबुक में बस इतना लिखना, ये तुम्हारा डेफिनेशन है। समझ आया, किसके, बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस, उसको बोलेंगे बी सेल्स डेफिशिएंसी। क्योंकि भैया डिफरेंस हो जाए, दोनों के साथ क्या है, प्रॉपर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना। ये हो गए हमारे बी सेल्स डेफिशिएंसी। सीवियर क्या है, पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन मीन्स सीवियर इन्फेक्शन, सबसे पहले पेशेंट में क्या देखा, सीवियर इन्फेक्शन, जैसे सेप्सिस। अगर ये यही इन्फेक्शन कंटिन्यू आगे जाते जाएगा, क्या करेगा, सेप्सिस कॉज करेगा। सेप्सिस कॉज करके पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा, और ये फिर क्या करेगा, डेथ कॉज करेगा। ठीक, तो इन्फेक्शन क्या है, ये सबसे पहले सेप्सिस में जाएगा। इन्फेक्शन, छोटा सा इन्फेक्शन हुआ, छोटा सा इन्फेक्शन बाद क्या बढ़ते जाएगा, एंटीजन के यहाँ पे क्या हो जाता जाएगा, मतलब ग्रोथ होते जाएगा। यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी क्या है, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, बढ़ते क्या चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा पेशेंट। शॉक में जाने के बाद फिर क्या हो, डेथ कॉज कर लेगा। ठीक, तो ये हुआ सीवियर इन्फेक्शन हो गए। उसके बाद एनीमिया, जैसे बी सेल्स और टी सेल्स में क्या होगा, डेफिशिएंसी आएगा, तो ब्लड प्रोडक्शन कम हो जाएंगे। ठीक, इसी में क्वेश्चन है हमारे, ब्लड प्रोडक्शन कहाँ पे होते हैं, हार्ट से होता है, खड़ा हो, गुड, बोन मेरो, बैठ। कौन से बोन मेरो में सबसे ज्यादा ब्लड का प्रोडक्शन होता है, एम्स, ईआईसी रेलवे, ईएसआईसी रेलवे सब में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं, तो इसको भी क्लियर होना चाहिए। गुड, इसमें फीमर में सबसे लॉन्ग बोन कौन है, और सबसे शॉर्ट बोन स्टेपिस, जो किस में रहता है, ईयर में रहता है। ठीक, हमारे ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मेरो में, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लॉन्ग बोन बोने हुआ। ठीक, तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन मतलब ब्लड का प्रोडक्शन क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि जो बी सेल्स है वो इमेच्योर है, मेच्योर हुआ नहीं है। ठीक, इसकी वजह से वो क्या कहे, पेशेंट किस में चला जाएगा, एनीमिया में। तो पेशेंट में क्या दिखाई देगा, सीवियर एनीमिक, पेशेंट क्या देगा, एनीमिया रहेगा। उसके क्या, हाइपर प्लेसिया, हाइपर मीन्स कम होना कि ज्यादा, गुड, और हाइपो मीन्स, तो इसको सोचने में टाइम क्यों लगा, हाइपर हाइपो में। ठीक, कंफ्यूज नहीं रहना, हाइपर मीन्स होता है बढ़ना, हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज, और ये सिंबल ऐसा यूज करते हैं ना, ये डिक्रीज का है और ये इंक्रीज का। हाइपर मीन्स बढ़ा जाता है, हाइपो मीन्स कम हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज, हम लोग क्या यही तो डिसीज पढ़े हैं ना, ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें क्या है, जो एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी है, जैसे हमारे IgG पिछले क्लास में पढ़े थे, और एक ले लेते हैं IgD। ये दोनों एक दूसरे को अपना इनेमी समझ के, दुश्मन समझ के क्या करेगा, एक दूसरे से फाइट करेगा, ना कि एंटीजन से। ये इससे फाइट नहीं करेगा, ये एक दूसरे से अपने आप ही फाइट हो रहे हैं। ये होते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक, इसी से ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएंगे, वो बाहरी जो आ रहे हैं बैक्टीरिया वायरस, उससे फाइट नहीं कर पाएगा हमारा एंटीबॉडी। ठीक, क्रोनिक लंग डिसीज, अब जाहिर सी बात है ये सब, क्योंकि हमारे जितने सिस्टम्स, नए सिस्टम है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ गए हैं, उसमें सिस्टम्स, तो सिस्टम्स लिख देते हैं। सिस्टम्स में क्या हो जा रहे हैं, लंग डिसीज। जितने भी सिस्टम्स धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक सिस्टम अफेक्ट होता है, फिर उससे अगर उसको हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उससे दूसरा में जाएगा, दूसरे से तीसरा में, तीसरे से चौथे में, ऐसे कंटिन्यू वो क्या बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रोनिक लंग डिसीज हो जाएंगे पेशेंट को। ठीक, उसके क्या, इन्फेक्शन, जो पहले पढ़े थे वही। ठीक, नेक्स्ट, क्लियर हुआ साइन एंड सिम्टम्स, अब इतना लिख लोगे,
चलो बताओ क्या क्या नेक्स्ट कर दिया ना, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, खड़ा हो। सबसे पहले पेशेंट में क्या दिखाई देगा, गुड, बैठ जाओ। सीवियर इन्फेक्शन दिखाई देगा पेशेंट में। नेक्स्ट, पेशेंट क्या रहेगा, एनीमिक हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्लड का क्या ना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक, आप हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया उससे क्या है, बढ़ जा रहेगा, डिक्रीज इंक्रीज। प्लेसिया मीन्स क्या होता है, लास्ट बैठ जाओ। हाइपरप्लेसिया, हाइपर मतलब होता है हम बढ़ रहा है, हम लोग को पता चलेगा, लेकिन प्लेसिया मीन्स, ठीक, तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, कल सर्च करके आना फिर बताना। ठीक, हाइपर लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक, हाइपर प्लेसिया, बैठ जाओ। इसको क्या सर्च करके आना। और क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ऑटो इम्यून डिसीज, गुड। आप बताओ, नहीं बताओ, आप बताओ। क्रॉनिक लंग डिसीज, ठीक, हो गए हमारे सिम्टम्स। और कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, इन्फेक्शन। क्योंकि इन्फेक्शन क्यों बच रहा है, क्योंकि उसको पहले हम लोग बोल दिए थे, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, बैठ जाओ। ठीक, ये हो गए हाइपरप्लेसिया, आप सर्च करके आना फिर बताना, आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक, ये हुए हमारे सिम्टम्स, क्लियर हुआ, लिख लो कि एग्जाम में आएगा तो। अब उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस। हम लोग को पता चल गया सिम्टम्स कैसे ये सब है करके, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, डायग्नोसिस करेंगे और उसको इवोल्यूशन करेंगे एज अ नर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरम इम्यूनोग्लोबिन फाइंडिंग। सीरम मीन्स क्या होता है, सीरम किसको बोलते हैं, गुड, कंफ्यूज नहीं होना, किसको बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के देगा, कभी आपसे ब्लड पूछेगा, कभी आपको ब्लड, कभी का क्या है, सीरम, ब्लड एग्जामिनेशन, सीरम एग्जामिनेशन करके बोल देते हैं ना, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या है, इम्यूनोग्लोबिन फाइंडिंग करेंगे पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करके। ठीक, एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे उसका। उससे सेकंड क्या है, वैसे सबसे पहले ये सेकंड में, इसको हम लोग फर्स्ट में ले जा सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक, पेशेंट सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे डायग्नोसिस में, उसके बाद फिर सीरम इम्यूनोग्लोबिन के लिए पेशेंट को भेजेंगे। उसके लिए बी सेल काउंट, भाई जाहिर सी बात है हमारे बी सेल वाकई में जो नॉर्मल वैल्यू में रहना चाहिए उतना है या नहीं, उसको क्या करेंगे हम लोग काउंट कराने के लिए, लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए नीचे भेजेंगे। ठीक, उसके क्या हीमोग्लोबिन फाइंडिंग, ब्लड से रिलेटेड जितने भी मतलब वो है उस डिसीज, उसको क्या कराएंगे, फाइंडिंग कराएंगे, हीमोग्लोबिन फाइंडिंग। उसके क्या बायोप्सी ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन मीन्स क्या कराएंगे, बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी। पढ़े हो एनाटॉमी में, क्या होता है स्प्लीन, सबके लिए असाइनमेंट। क्यों पता है, आप लोग के लिए होमवर्क भी रहना चाहिए, समझ रहे हो ना, नहीं तो सबको मैं यहीं से बता दूंगा तो आप लोग नहीं पढ़ के आओगे, आप ध्यान नहीं दोगे मेरे सब्जेक्ट को, मुझे पता है। ठीक, लिख लो स्प्लीन किसको बोलते हैं। ठीक, उससे क्या कराएंगे, स्प्लीन का बायोप्सी कराएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको अच्छे से डील कराऊंगा। ठीक, अभी आपको लिए असाइनमेंट है, आप लोग भी थोड़ा सर्च करके आना, ताकि उसको मैं अच्छे से बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको बता सकूं। ठीक, स्प्लीन का क्या कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे। नेक्स्ट, ये हो गया हमारे क्या है, डायग्नोसिस। उसके मेडिकल मैनेजमेंट, तो इसके पहले हम लोग क्या देखे, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्या क्या करें, कविता आप बोलो, बैठे बैठे बोलो, सीरम इम्यूनोग्लोबिन फाइंडिंग कराएंगे, गुड। आप बताओ, पेशेंट का क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे डायग्नोसिस में। ठीक, बैठ जाओ, आप बताओ छोटी, बी सेल काउंट कराएंगे, गुड। आप बताओ, बायो स्प्लीन के क्या कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे। हाँ ठीक, गुड, बैठ जाओ। और कुछ बचा क्या, ठीक, गुड, बैठ जाओ। ये हमारे लोग का क्लियर होना चाहिए, एग्जाम टाइम आप लोग को पढ़े ना पढ़े, सिर्फ आप देख के समझ आओ कि हाँ ये चीज हम लोग इसमें स्टडी करे थे, यहीं से क्लियर होगा। अगर डाउट होगा तुरंत पूछ सकते हो, है डाउट कुछ, हम लोग साइन एंड सिम्टम्स पता चल गया, डायग्नोसिस पता चल गया, बी सेल का इंट्रोडक्शन पता चल गया, बी सेल का डेफिनेशन पता चल गया। अब उसके बाद देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, ये सब चीज हम लोग को पेशेंट में दिखाई, ये डिसीज में दिखाई दे रहा है, अब उसको हम लोग कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या कराएंगे, पेशेंट का आईवी इम्यूनोग्लोबिन, आईवी इम्यूनोग्लोबिन क्यों कराएंगे, क्योंकि बी सेल्स का डेफिशिएंसी हो जा रहा है, तो उसको हम लोग
IM ID ये सब देंगे, सबक्यूटेनियस देंगे तो हमारा मेडिसिन रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, इसलिए उसको डायरेक्ट IV का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रावेनस। इंट्रावेनस के थ्रू क्या कराएंगे? उसको इम्यूनोग्लोबिन जो भी है उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसको बी सेल्स डेफिशिएंसी हुआ है, क्योंकि बी सेल्स किससे रिलेटेड है? एंटीबॉडी से। तो एंटीबॉडी को ट्रीट करने के लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़े हो ना, उसी से हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट इम्यूनोग्लोबिन कराएंगे, देंगे किससे के थ्रू? डायरेक्ट इंट्रावेनस IV के थ्रू। क्लियर हुआ? घुसो सीधा ब्लड में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें इम्यूनोग्लोबिन, इम्यून आया मतलब समझ लो कि हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पहुंच गए। ठीक, उसमें से कितना? IV में हमारे जो वेन्स है यहाँ पे, ये अपना वेन में चले जाओ। हाँ, हम लोग वेन के थ्रू क्या करेंगे? इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन कराएंगे, ना कि IM, ना कि SC, ना कि सबक्यूटेनियस। ठीक, ये सब ना करके हम सीधा उसको डायरेक्ट को IV इम्यूनोग्लोबिन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, उसके सेकंड हम लोग क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। क्योंकि देखो एंटीजन, माइक्रोबियल मीन्स एंटीजन, ये हमारे क्या है? फॉरिजन मटेरियल है। ठीक, ये क्या कर रहे हैं? हमारे ब्लड में एंट्री कर रहे हैं, है ना, तभी तो बी सेल को डिफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल है उसको वो करने के लिए एंटी, जैसे वायरस है ना, जैसे कंप्यूटर है, हमारे सिस्टम में ले लो, इसमें हम लोग क्या है? हमारे सिस्टम को बचाने के लिए एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको क्या करते हैं? इसमें फीड कर दिए रहते हैं, ताकि जो हम लोग नेट यूज करें या फिर कुछ भी करें उसमें हम लोग को वायरस इंटर ना करे। अगर इंटर कर भी रहा है तो जो हमारे एंटीवायरस है वो उसको क्या करे? उसको डिस्ट्रॉय कर दे और हमारे जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक, तो वैसे ही हमारा क्या है? पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के थ्रू उसका क्या कराएंगे? मेडिकल मैनेजमेंट कर देंगे, ताकि उसको पेशेंट को बी सेल डेफिशिएंसी ना हो, और हो गया है तो वो ट्रीट हो जाए। क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में? जस्ट एग्जांपल हम लोग अपना कंप्यूटर याद रखना, अपने माइंड में रखना। उसके बाद फिर वैसे ही जो माइक्रोबियल है उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्या कराएंगे? उसको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देके पेशेंट को ये बी सेल्स डेफिशिएंसी उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसको ये कौन सा हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। उसके क्या है? विटामिन B12 गिवन। पेशेंट को क्या कराएंगे? विटामिन B12 का क्या कराएंगे? B12, विटामिन B12 ये किसमें मिलेगा? इंजेक्शन कौन से फॉर्म में आएगा? न्यूरोबियन फॉर्म, मेथाइल कोबालामिन हो गया। लिख देता हूं एग्जांपल में, B12 एग्जांपल लिखो इसको, मिथाइल कोबालामिन। ठीक, ये सेम ब्लड जैसे दिखता है ये इंजेक्शन, देखना ये एम्पूल में रहता है, इसको देखना। ये मिथाइल कोबालामिन अक्सर ये किसको लगते हैं? ओल्ड एज पर्सन को। बोलते हैं ना मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। उसको हम लोग उसी को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या कराते हैं? मेथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, दोनों रूप में, दोनों उसमें दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये दे सकते हैं। इसमें क्या है? हमारे भरपूर मात्रा में क्या है? विटामिन B12 रहते हैं, जो बी सेल्स डेफिशिएंसी हो जाते हैं ना, उसको ट्रीट करते हैं। तभी देखो धीरे धीरे हम लोग ओल्ड होते जाते हैं, हमारा एंटीबॉडी का काम धीरे धीरे कम होते जाता है, वो काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। ठीक, बंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, और हमें बहुत सारी डिसीजेस होते रहते हैं। तभी देखना 50 ईयर्स के बाद सभी लोग को मेडिसिन सिर्फ मेडिसिन के बलबूते हो चलते हैं, है ना। देखियो अपने दादी नानी जो भी है उसको हमेशा हफ्ते में एक मेडिसिन लगता है, इंजेक्शन, उसको टेबलेट हमेशा चाहिए, मुझे ये पेन हो रहा है, मुझे वो पेन हो रहा है। ये सब इसी की वजह से बी सेल डेफिशिएंसी, टी सेल डेफिशिएंसी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो सब इम्बेलेंस हो जा रहते हैं, उसी की वजह से उसको ये सब रिक्वायरमेंट रहता है पेशेंट को। ठीक, ये ड्यू टू ओल्ड एज होते रहता है। ये लिखिए। अब उसके बाद देखेंगे फिजियोथेरेपी गिवन। देखो हम लोग उसको पेशेंट को मेडिसिन देके ठीक करने का कोशिश करें, ये भी चल रहा है साथ में, और उसको तभी तो आजकल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फिजियो थेरेपिस्ट। ये डॉक्टर से वो क्या कर, जैसे एक्सरसाइज हो गए, कुछ भी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहो। उसको जैसे नर्व्स डैमेज हुए रहते हैं तो उसको हमारे नर्व्स को ट्रीट करने के लिए क्या करेगा? आपको एक्सरसाइज बताएगा कि आप डेली इसको 10 मिनट, आधा घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे जो भी है, इसको डेली अपना ये करते रहो, ताकि आपको जो नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाए करके। वो फिजियोथेरेपी उसको क्या कराएगा? इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये चीज करो करके। फिर इससे भी जरूरी हम लोग को हमेशा मेडिसिन से हम लोग ठीक हो जाए, कभी कभार मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं होते, तो वो कभी कभार हमारे फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे फिजियोथेरेपी इसमें हम लोग ऐड कर दिए मेडिकल मैनेजमेंट में। ठीक, नेक्स्ट क्या देखेंगे आप?
नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हो गया था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या देखें, चलो बताओ, ठीक लास्ट बताओ। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट क्या देखें, पेशेंट को, हाँ ठीक बैठ गए। नेक्स्ट मैनेजमेंट सबसे पहले पेशेंट में क्या करेंगे, वाइटल साइंस लेंगे। ये हमारा प्योरिटी है, सबसे पहले पेशेंट आते हैं उसे वाइटल साइंस देखते हैं ना। फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट पेशेंट क्या करेंगे, वाइटल साइंस देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, है ना, SpO2 देखेंगे। ये सब देख के उसका क्या करेंगे, पेशेंट सबसे पहले असेस करेंगे वाइटल साइंस का, ठीक प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं करके, ठीक। उसके सेकंड क्या है, एडमिनिस्टर IV इन्फ्यूजन, जो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट हम डॉक्टर ने प्रोवाइड करके दिया था। लास्ट में लिखना, रुको जो फाइंड होते जाता है धीरे धीरे लिखना, सभी लोग एकदम से लिखने मत देना। जो एडमिशन ऑफ IV इन्फ्यूजन, IV इन्फ्यूजन में हम लोग उस टाइम देखे थे, क्या करे थे, IV इम्यूनो क्या था, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देके आप प्रोवाइड कराकर देखते करते हैं ना। तो उसमें क्या IV इम्यूनोग्लोबिन डॉक्टर्स ने क्या प्रिस्क्राइब करके गया पेशेंट को कि इसको ये मेडिसिन मेडिकल मैनेजमेंट ये चलेगा करके, तो उसको हम अर्ज नर्स उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन IV इन्फ्यूजन। हम लोग एक इन्फ्यूजन लेना, इन्फ्यूजन लेने के साथ उसको IV के थ्रू उसको क्या कराएंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देते हैं असेस वेट ऑफ पेशेंट बिफोर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट का क्या कराएंगे, वेट लेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसका क्या कराएंगे, वेट लेंगे। इसको आप 2 पॉइंट बना सकते हो, एक असेस वेट ऑफ पेशेंट बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। क्या कराएंगे, इसको 2 बार हम लोग कर सकते हैं, तो हमारा पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक। अब उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्टर प्री ट्रीटमेंट क्या है, प्रोफाइलेक्टिक एस्पिरिन। एडमिनिस्टर प्री ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट अगर करने से पहले, प्री मतलब प्री, पोस्ट और एक होता है इंट्रा, 3 होते हैं हमारे पास, प्री पोस्ट इंट्रा। प्री मतलब पहले, इंट्रा मतलब जो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो हो रहा है उसको बोलेंगे इंट्रा, और पोस्ट मतलब प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के जो बाद में जो कराएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोस्ट और प्री। तो जो प्री नहीं रखे, जैसे हम लोग को कंप्यूटर का रहता है TB GB 4GB 8GB 12GB 1TB ऐसे करके इसका एक रैम फिक्स करके रखते हैं, लेकिन हम लोग का रैम जो है ना वो फिक्स नहीं है। इसमें जितना ज्यादा आप लोग स्टोर करके रखो उतना GB का बनते जाएगा, उतना TB का बनते जाएगा। TB मीन्स टेराबाइट, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है ना। रैम मीन्स रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, जो मेमोरी में एक्सेस करके रखता है उसको बोलते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, बहुत ज्यादा उसको क्या एक कोने में, हर एक टॉपिक को एक कोने में रखना, उसको फिर लास्ट में जैसे काम आता है जरूरत पड़ने पे तुरंत उसको खींच के ले आओ कैप्चर करके, हाँ ये आज भाई ये आपका काम है दिया गया है ना। तो हमेशा पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ना कि जो भी अगर टॉपिक होता है, एक बार टॉपिक क्लियर हो गया उसको आप एक साइड में रख दो, हाँ मेरे माइंड में यहाँ पे है, हमने ये क्लास पढ़ा था, हमने ऐसे पढ़ा था। फिर जैसे तुरंत लिखने का काम आएगा, जैसे कोई पूछ रहे हैं तो तुरंत उसको कैप्चर करके लाओ फिर बता दो। जैसे वहाँ पे टर्मिनोलॉजी होता है तो कुछ याद नहीं आता तो तुरंत जो पिछले क्लास जो प्रीवियस क्लास हुआ रहता है उसको याद किया करो और सीधा बोल दिया करो, क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर है तो भाई